अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट कुरतुलैन मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन की स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर एक बार फिर हाज़िर हुई हूँ। सिंध हाई कोर्ट बार के इलेक्शन हो रहे हैं 2024-2025। मेरे साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब खलील अहमद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ आपके फादर भी लॉयर हैं और आपने 2000 में कराची बार के MMC मेंबर रह चुके हैं। 2018 में आप सिंध हाई कोर्ट बार के इलेक्शन जीतकर जॉइंट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। सर आप इस बार 2024-2025 के इलेक्शन में इलेक्शन लड़ रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट से आना चाह रहे हैं। आपके कुछ व्यूज़ हम अपने व्यूअर्स को देंगे ताकि उनको वोट देने में या सिलेक्शन करने में या इलेक्ट करने में ईजी हो। तो सर मुझे ये बताइए कि सबसे पहले आपने मुझसे डिस्कशन करते हुए बताया कि बार और बेंच के दरमियान आप कोई ऐसा फ़र्क देख रहे हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स देख रहे हैं जिनको अगर आप इलेक्ट हो जाते हैं तो आप उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सर वो प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनको किस तरह से सोल्यूशन की तरफ लाया जा सकता है? देखें, सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट करें, जनरल सेक्रेटरी का मेन काम होता है बार में, तो प्रैक्टिसिंग हाई कोर्ट का वकील हो जो प्रैक्टिकली वहाँ मौजूद हो और उसको पता हो कि प्रॉब्लम क्या है बार के, और जजों की क्या प्रॉब्लम है और बार की क्या प्रॉब्लम है। मेरा कहना यह है, मैं ये समझता हूँ कि जो रिप्रेजेंटेटिव बार के आते हैं वो सही तरीके से एड्रेस नहीं कर पाते बेंच को कि उनके एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम डिस्टेंस बढ़ता है और कोई काम हो नहीं पाता। तो सर आपके हिसाब से एक्चुअली वकील क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? क्या बर्डन ऑफ केसेस है वो जजेस पे भी है? यस डेफिनेटली, क्योंकि मैनेजमेंट ऑफ केसेस ज़रूरी है कि केसेस किस तरह लगें और किस तरह डिस्पोजल हो। सही है ना? जब तक मैनेजमेंट नहीं होगी केसेस की तो ना वकील हल कर सकते हैं ये मसला, ना जजेस हल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि केसेस की मैनेजमेंट होना ज़रूरी है कि एक जज के पास कितने केसेस लगने चाहिए, क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए, कब वो कौन सी केसेस उठाए, कब वो कौन सी केसेस डिसमिस कर दे अगर वकील नहीं आता, ताकि वकील भी उसी एक कन्वीनियंट हो वकील को भी कि आज मुझे पता है मेरा सुबह केस लगा हुआ है तो मैं सुबह ही पहुंच जाऊं। सुबह मेरा केस अगर मैं नहीं पहुंच सकता, जेन्युइन रीजन भी वकील के जरूरी नहीं हर वकील जानबूझ के डिले करता हो। मिसाल के तौर पर मैं अगर कहीं ट्रैफिक में फंस गया और मेरा केस सुबह लग गया है तो मेरा केस जो सुबह लग गया है उसको नॉन प्रोसिक्यूशन में डिसमिस नहीं करना चाहिए, उसको रख देना चाहिए सेकेंड हाफ में, फिर उसको उठा के अगर फिर भी मैं नहीं आता हूं तो एक चांस देके उसको नेक्स्ट डेट में जो भी ऑर्डर है अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करना चाहिए। अगर आप नॉन प्रोसिक्यूशन में सुबह ही सुबह वकीलों के केस डिसमिस करना शुरू कर देंगे तो इससे केस बर्डन कम नहीं होगा, इससे बर्डन बढ़ेगा। उसमें रिस्टोरेशन की एप्लीकेशंस आएंगी, फिर वो कोर्टों में लगेंगी, तो मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी। तो सर उसमें बार का क्या रोल है? बार को इसमें बार को चाहिए वो जाके आप प्रेजेंट कर अपने प्रॉब्लम वकीलों की चीफ जस्टिस साहब को बताएं कि ये आप एक सर्कुलर इशू करें जजेस को कि इस फला टाइम से पहले ये केस इस तरह डिसाइड नहीं हो सकते, इसको डिसाइड करने का तो एक फार्मूला, एक पॉलिसी चलती है ना जजेस के। चीफ जस्टिस साहब से मिले, रजिस्ट्रार से मिले, उनको अपनी प्रॉब्लम बताएं ताकि मसला हल हो। इस होता क्या है ना, सही से एड्रेस चीफ जस्टिस को किया जाता है, बार जाती नहीं है, जजेस के समझ में आते हो काम करते हैं। तो जरूरी यह है कि अपने प्रॉब्लम चीफ जस्टिस को बताया जाए तो जो चीफ जस्टिस साहब उसी तरह अपने हिसाब से जजेस को इंस्ट्रक्शन दें कि ये प्रॉब्लम है वकीलों की, तो इसको इस तरह देख लें। हम ये नहीं कहते कि आप मेरिट पे फैसला ना, मेरिट पे बिल्कुल फैसला करें, बट जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें आप। मेरा कहना है बेंच के डिफरेंस को आप कह रहे हैं कि प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू हम ये हल हो सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, उसको प्रॉब्लम पता है, तो सही तरीके से एड्रेस करके प्रॉब्लम हल किया जा सकता है। जो हम प्रैक्टिसिंग हम कर सकते हैं, हम समझते हैं ये बात। सर लेकिन यंग लॉयर्स जब हम आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा अग्रेशन के साथ आ रहे हैं, वो सीखने के लिए उतना ज़्यादा रेडी नहीं है। पहले ज़माने में जिस तरह की प्रैक्टिस हुआ करती थी, सीनियर्स की रिस्पेक्ट है या सीनियर्स से तालीम लेने का जो जज्बा था वो कम होता जा रहा है। तो क्या यंग लॉयर्स को किसी सब्र की ज़रूरत है और साथ साथ ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, ट्रेनिंग की तो बहुत अशद ज़रूरत है। उनको एक सबसे पहले तो किसी प्रॉपर सीनियर के साथ अटैच होना चाहिए, और कहीं कुछ नहीं तो एक ऐसा फॉरम होना चाहिए, जुडिशियल एकेडमी, सिंध जुडिशियल एकेडमी है, जिसमें रूल में लिखा हुआ है कि इनरोलमेंट से पहले उनकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर वो इनरोल्ड होंगे जी। वो भी कहीं अप्लाई नहीं हो रहा है। जब वो एक सिंपल जो रूल लिखा है वो अप्लाई नहीं हो रहा है और डायरेक्ट जो इनरोलमेंट हो रहे हैं, तो वो क्या सीखेंगे? कुछ नहीं सीखेंगे। वो सीखते हैं कि बस पैसे कैसे कमाए जाए, जल्द से जल्द पैसे कमा लेने चाहिए।
और वो देखते हैं कि लड़ाई झगड़े से पैसे आ सकते हैं तो वो उन चक्करों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो हमारा तो इरादा ये है कि हम कुछ वकीलों का ऐसा एक पैनल बनाएं, अगर सिंध जुडिशल अकेडमी अपना काम नहीं करती, जो एनरोलमेंट नए वकील आते हैं उनको वहाँ ट्रेनिंग दी जाए कि जजों के सामने कैसे अपियर होना है, सीनियर की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, कैसे किताब पढ़ी जाती है, सीखा जाता है, लाइब्रेरी में किस तरह बुक देख के जजमेंट निकाले जाते हैं। कुछ वकीलों का पैनल बना के हम उनको वो ट्रेनिंग दें। हमारी तो हम ये भी चाहते हैं, हमारे एजेंडे में शामिल है कि हम ये भी करेंगे ताकि वकीलों का स्टैंडर्ड हाई हो। अभी वकीलों का स्टैंडर्ड इतना लो होता चला जा रहा है कि आप किसी वकील से बोले तो वकील के नाम सुनकर आम आदमी डर जाता है। तो ये सर, तो इसका मतलब इंटरमीडिएट लेवल पे जो लॉयर हैं वो भी, और यंग लॉयर्स जो हैं उनको भी, सबको एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ट्रेनिंग होनी चाहिए बिल्कुल, और उसकी ज़रूरत भी है सर। सबके लिए नहीं है, बट जो चाहता है ट्रेनिंग और जो समझता है उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो कुछ बेसिक चीज़ें तो पता चल जाए। जी, कोर्ट में प्रेजेंट किस तरह जी हाँ, होना कैसे है, होना है, कहाँ बैठना है, कहाँ आगे बैठना है, पीछे बैठना है, रिस्पेक्ट कैसे करना है, कहाँ खड़ा होना है, उसको पता होना चाहिए। सर, बार की असल रूह कहीं खो सी गई है। पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि वकीलों के नाम पे लातादाद FIR कटवाई गई, बहुत सारी FIR, और यहाँ मुकदमा वहाँ मुकदमा। FIR बहरहाल हर शहरी का हक है और वकील भी एक आम शहरी की तरह ही है, लेकिन वकालतगिरी क्या गुंडागर्दी में तब्दील हो चुकी है और बार बार FIR की धमकी क्या लोगों को हमसे डरा रही है? बिल्कुल, ये बहुत गलत हो रहा है। कुछ अर्से पहले से ये स्टार्ट हुआ है होना कि बहुत सारी FIR वकील कटवा रहे हैं। FIR कटवानी चाहिए। अगर किसी भी वकील के साथ प्रॉब्लम होता है तो ये उसका हक है कि वो FIR कटवाए और लीगल रेमेडी हासिल करे, बट उसके पीछे कोई ऐसा मेलाफाइडी नहीं होना चाहिए कि FIR कटवा के फिर उसको प्रेशराइज करा के बाहर से और सेटलमेंट किया जाए और पैसे लिए जाए। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वकील को कभी भी थाने नहीं जाना चाहिए। वकील का काम कोर्ट में है। वकील ने FIR कटाई है, कटवा दीजिए, लेकिन जो भी रेमेडी है कोर्ट से हासिल करे। तो बार को इसमें सेटलमेंट कराने में या गुंडागर्दी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये मैं समझता हूँ। वकीलों के प्रॉब्लम बिल्कुल हल करने चाहिए। वकील के साथ ज्यादती हो, बार बिल्कुल खड़ी हो, बट जहाँ वकील की ज्यादती है, वकील आपको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, तो आप बार को चाहिए अपनी रिस्पेक्ट तो कायम रखे। उस वकील को समझाना चाहिए, रिस्पेक्ट कायम रखनी चाहिए, मेरा कहना है। सर, ये जो सारे इश्यूज़ हैं उनको लेकर हमने पिछले दिनों भी देखा, पिछले कुछ सालों से ये चल रहा है कि स्ट्राइक्स का एक सिलसिला शुरू हो गया है, वर्क सस्पेंड का एक सिलसिला शुरू हो गया। स्ट्राइक्स किन मौक़ों पे हुआ करती थी, ये हमें क्यों फैसिलिटी दी गई थी, और उसको कैसे हम यूज़ करके एक मोटो को हासिल कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम पेटी इशूज़ पे स्ट्राइक्स या वर्क सस्पेंड करें। तो किस तरह से हम उसको अचीव क्या करते थे, पास्ट क्या कहता है, किस तरह की हमारी मिसालें हैं वकला की? पास्ट में तो कभी स्ट्राइक होती नहीं थी, बहुत पहले। ये जब चौधरी इफ्तिखार साहब का टाइम आया उसके बाद से स्ट्राइक ज़्यादा शुरू हुई, और कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ थे उसमें स्ट्राइक्स होना शुरू हुई, काम सस्पेंड होना शुरू हुए। वो बढ़ते बढ़ते फिर छोटी छोटी बातों में भी स्ट्राइक होने लगी। तो स्ट्राइक को जितना हो सके कम से कम होना चाहिए कोर्ट में। किसी भी सूरत में कोर्ट का काम सस्पेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे एक पूरी मशीनरी चलती है। कोर्ट बैठता है, लिटिगेंट आता है, उनकी उम्मीदें होती हैं, और आप स्ट्राइक करके उसको सस्पेंड कर दें और सबका काम धरा का धरा रह जाए, ये नहीं होना चाहिए। जो प्रॉब्लम जेन्युइन प्रॉब्लम है, जो जेन्युइन इशू है, जिसमें गवर्नमेंट आज तो बहुत ज़्यादा ज्यादती कर रही है और वो किसी सूरत में ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप प्रोटेस्ट करने का हर किसी को राइट है, वो करे, और काम सस्पेंड नहीं होना चाहिए। सर, इसका लॉन्ग टर्म नुकसान जो है वो एक वकील को भी होता है, वकील को भी होता है, आम लिटिगेंट को भी होता है। अब हर कोई वकील तो ऐसा नहीं है ना कि उसकी बहुत सारी इनकम आती हो, जो रोज का भी कमाते हैं, कुछ वकील ऐसे भी हैं। तो आप आज सस्पेंड काम कर देते तो वो तो परेशानी में आ जाएगा ना, फाइनेंशियल तौर पर भी। तो काम सस्पेंड नहीं होना चाहिए। सर, वैसे बार की जब हम बात करते हैं तो आम लैंग्वेज में यही कहा जाता है कि रूल ऑफ लॉ पे काम कर रहे हैं, बार एंड बेंच के डिफरेंस को हटाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वेलफेयर ऑफ वकला भी हमारे बार की ड्यूटी में शामिल है। उसके लिए कौन से प्रोजेक्ट्स होने चाहिए? कोई मेडिकल फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़? बिल्कुल होनी चाहिए। ग्रुप इंश्योरेंस होनी चाहिए वकीलों की, मेडिकल हॉस्पिटल में डिस्काउंट्स के लिए ख़ास तौर पे वकीलों का एक कोटा होना चाहिए। अगर कोई बार मेंबर है कोई भी वकील किसी का, तो उसका एक ख़ास डिस्काउंट कंसेशन होना चाहिए वकील को। वकील को कहीं से भी कोई फैसिलिटी, कोई कंसेशन नहीं मिलता गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ख़ास तौर पे वकीलों के लिए ख़ास फंड मुख्तस करे, और उनको कहीं भी ऐसी जो प्रॉब्लम है उसमें उनको कंसेशन के साथ मेडिकल में उसको फैसिलिटेट किया जाए वकीलों को।
और वकीलों के जो बच्चे हैं, अब तालीम इतनी महंगी है तो उन बच्चों के साथ भी डिस्काउंटेड फीस होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट अगर फीस आफ्टर दैट जो है वो एक वकील को क्या मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से या सिंध बार काउंसिल की तरफ से या जो भी रजिस्टर्ड जहाँ भी वो वकील होते हैं उन बार काउंसिल्स की तरफ से, और या रिटायर होने के बाद क्या मिलता है? वकील को रिटायर होने के बाद कुछ नहीं मिलते, उसको वही पैसे मिलते हैं जो वो जमा करवा रहा होता है हर साल सिंध गवर्नमेंट। हम सिंध में रहते हैं तो सिंध बार काउंसिल की बात करते हैं, 5 या 6 लाख रुपए हैं जो रिटायर्ड में 60 ईयर के बाद उसको वो मिलते हैं। और अगर उसका इंतकाल हो जाए तो उससे कुछ डबल पैसे मिलते हैं। एग्जैक्ट फिगर मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन इसके अलावा कहीं से कोई पैसे उसको नहीं मिलते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर कोई इंश्योरेंस उसकी हो तो इंश्योरेंस के पैसे ही उसको मिल जाए, खुदा ना खास्ता उसका कुछ होता है तो। मेरा इसीलिए ज़रूरी है कि वकील को कहीं गवर्नमेंट कोई फंडिंग बार को दिया करे जिससे वकीलों की वेलफेयर में कुछ मदद हो। सर 2018 में जब आप जॉइंट सेक्रेटरी बने तो आपके कौन सा ऐसे मेजर प्रोजेक्ट्स थे जिन पे आपने काम किया या आपके कुछ प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए थे? सबसे मेन प्रोजेक्ट जो अधूरा रह गया है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, शरफ फरीदी कोऑपरेटिव सोसाइटी। उस ज़माने में मैं क्योंकि जॉइंट सेक्रेटरी की बहुत लिमिटेड एक स्कोप होता है और पावर भी बहुत छोटी होती है, तो वो अधूरा काम एक अभी तक रुका हुआ है जिसमें तकरीबन वो 30 साल से पुराना 35 साल से पुराना काम है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। और उसको मैं ये समझता हूँ क्योंकि उसकी तमाम पावर जनरल सेक्रेटरी के पास होती है जो बहुत से काम वो कर सकता है, तो अगर इस वक्त मुझे मौका मिला तो ये कंप्लीट बिल्कुल करेंगे कि सोसाइटी को कंप्लीट करके जो उनके मेंबर्स हैं उसके हवाले पोजीशन दे के वो अपना घर बना सके। उसमें लाइट लगानी है, चीज़ें हैं, वो कंप्लीट रह गया। उसका मैं टारगेट है कि उसको मैं ज़रूर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने हिम्मत दी उसको कंप्लीट करूँगा। सर अगर आप देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहें तो आप मैसेज दे सकते हैं। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे वोट दें ताकि मैं जो भी मैंने आपको अभी डिस्कशन किया है वो मैं कर सकूं, और मुझे कुछ और आपका वोट मुझे दरकार है। मेरे साथ मौजूद थे एडवोकेट खलील अहमद सिद्दीकी साहब। आप चाहते हैं कि जॉइंट सेक्रेटरी होते हुए जो कुछ मंसूबे अधूरे रह गए उनको पूरा करें, अपना वोट सोच समझ के दें, इनकी आवाज़ पहुंचाना हमारा काम था। एडवोकेट कुरैत को मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दें। एक और ट्रांसमिशन के साथ हाजिर होंगी, तब तक हमारा चैनल देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। शुक्रिया।